नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्वालिटी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में। यहाँ हम सीखते हैं क्वालिटी सिस्टम रिलेटेड वीडियो। मैं हूँ बीरबल बघेल। आज का हमारा टॉपिक है फेलियर मोड इफेक्टिव एनालिसिस। FMEA, फेलियर मोड इफेक्टिव एनालिसिस। फेलियर्स का मतलब डिफेक्ट्स, पार्ट्स के अंदर डिफेक्ट्स। जैसे मैंने दिखाया है डिफेक्ट्स। मोड का मतलब है तरीका या रीज़न या कॉज। मोड्स। इफेक्ट्स का मतलब है इस फेलियर से क्या इफेक्ट पड़ेगा। कस्टमर डिससेटिस्फाई होगा या नेक्स्ट ऑपरेशन उसका दिक्कत करेगा, नेक्स्ट ऑपरेशन में प्रॉब्लम्स आएंगी। एनालिसिस का मतलब है हम उस फेलियर्स के मोड पे एनालिसिस करेंगे कि ये प्रॉब्लम आखिर क्यों आ रही है और हम इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं और इस पे क्या एक्शन ले सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ FMEA का एक टूल है यूजिंग टू इंश्योर ऑल द डिफेक्ट्स। सभी डिफेक्टों को इंश्योर करने का एक टूल है। एंड एक्शन हम लेंगे प्रोसेस एंड प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करते समय। FMEA एक ऐसा टूल है जिसकी वजह से हमें सभी डिफेक्टों का पता चलता है और हम डिफेक्ट पे काम कर सकते हैं प्रोसेस एंड प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करते समय। या हम किसी कंप्लेन के दौरान अगर कोई कंप्लेन आ जाती है तो उसकी बिहाफ पे हम FMEA को अपडेट करते हैं। एडिशंस, AIG मैनुअल के अनुसार कितने एडिशंस हो चुके हैं? 5 एडिशन हुए हैं। पहला एडिशन फरवरी 1993 में हुआ था। दूसरा एडिशन फरवरी 1995 में हुआ था। थर्ड एडिशन जुलाई 2001 में हुआ। फोर्थ एडिशन जून 2008 में हुआ। फिफ्थ एडिशन सितंबर 2018 में हुआ। टाइप्स ऑफ FMEA इन ऑटोमोटिव। 2 टाइप के FMEA होते हैं, डिजाइन FMEA, प्रोसेस FMEA। डिजाइन FMEA डिजाइन फेलियर मोड इफेक्टिव एनालिसिस, प्रोसेस फेलियर मोड इफेक्टिव एनालिसिस, इसे PFMEA कहते हैं। FMEA कब रिक्वायर्ड होता है? FMEA हमें न्यू डिज़ाइनिंग के केस में रिक्वायर्ड होता है, न्यू टेक्नोलॉजी के केस में रिक्वायर्ड होता है या न्यू प्रोसेस के केस में भी रिक्वायर्ड होता है। मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिस्टिंग डिज़ाइन या प्रोसेस, या हमारा कोई पहले सा जो प्रोसेस है उसमें कोई मॉडिफिकेशन हुआ तब हमें FMEA को रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती है, बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा केस है यूज़ एग्जिस्टिंग डिज़ाइन एंड प्रोसेस इन न्यू एनवायरनमेंट, लोकेशन एंड एप्लीकेशन। अगर हम कोई नई एनवायरनमेंट या एप्लीकेशन में यूज़ करना चाहते हैं या कोई लोकेशन चेंज होता है तब हम FMEA को भी रिवाइज कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ PFMEA यानी कि प्रोसेस फेलियर मोड इफेक्टिव एनालिसिस। प्रोसेस के अंदर क्या क्या फेलियर्स आते हैं, उसके लिए हमें क्या इनपुट्स की ज़रूरत होती है, तो हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। PFMEA बनाने के लिए हमें पहले प्रोसेस का पता होना चाहिए, इसलिए प्रोसेस PFD प्रोसेस फ्लो डायग्राम की ज़रूरत होती है। पास्ट डिफेक्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड्स। FMEA बनाते टाइम हमें ध्यान रखा जाता है कि पहले हमने क्या डिफेक्ट्स, पास्ट में हमने क्या डिफेक्ट्स को देखा है, क्या डिफेक्ट्स को हमने यूज़ किया या क्या डिफेक्ट हमने सामना किया, किस तरीके के डिफेक्ट हमने फेस किए, तो उस तरीके के डिफेक्ट्स को हमें ध्यान रखा जाता है। CFT क्रॉस फंक्शनल टीम का भी हमें ध्यान रखा होता है कि क्रॉस फंक्शनल कौन कौन सी टीम हमें इसमें काम करेगी, किस किस टीम का हमारा यूज़ होगा, कौन सी टीम कौन कौन बंदे। क्रॉस फंक्शनल टीम का मतलब है कि हमारी जो टीम है FMEA बनाने के लिए किस किस डिपार्टमेंट के बंदे इसमें यूज़ होंगे, जैसे क्वालिटी के डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन के, टूलिंग के, मशीनिंग के, प्रोडक्शन के, सभी डिपार्टमेंट के बंदे इसमें यूज़ होंगे, परचेज के भी, मार्केटिंग के भी। पास डाटा ऑफ सिमिलर पार्ट, अगर ये हमारा पार्ट सिमिलर
पार्ट है, यानी कि पास डाटा ऑफ सिमिलर पार्ट का मतलब है पीछे हमने इस तरीके का पार्ट बनाया है तो हमें उसका पास डाटा मिल जाता है। प्रोसेस डिफेक्ट वाइज पीपीएम, हमारे जितने भी डिफेक्ट हैं हमने पहले से ही फेस कर रखे होते हैं, उनके हम पीपीएम निकालना, उनके डिफेक्ट्स को कैलकुलेट करना और पीपीएम को कैलकुलेट करना, जिसकी वजह से हम अक्रेंस की रेटिंग अच्छी तरीके से देख पाएंगे। हु शुड डू एफएमए, एफएमए कौन करता है? मल्टी डिसिप्लिनरी टीम एफर्ट्स विद ए लीडर, मतलब क्रॉस फंक्शनल टीम। हमें एफएमए बनाने के लिए एक टीम की ज़रूरत होती है, टीम का होना बहुत ज़रूरी है। अगर टीम नहीं होगी तो हम एफएमए नहीं, एक्यूरेट एफएमए नहीं बना सकते। टीम का मतलब है, मैंने अभी पीछे बताया सीएफटी के बारे में, क्वालिटी का बंदा होना चाहिए, प्रोडक्शन का बंदा होना चाहिए, टूलिंग का बंदा होना चाहिए, परचेज का बंदा होना चाहिए, मार्केटिंग का बंदा होना चाहिए। हर किसी प्रोसेस वाइज डिफेक्ट को हमें कैलकुलेट करना है, देखना है, फिर उसके ऊपर क्या वो डिफेक्ट कहाँ से जनरेट हो रहा है और इस डिफेक्ट का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा और हम इस डिफेक्ट को कैसे रोक सकते हैं। नॉलेजेबल टीम होनी चाहिए, मतलब जो भी हमारे टीम में बंदे होते हैं वो नॉलेजेबल होना चाहिए, हमारे प्रोसेस के बारे में उसको पूरा नॉलेज होना चाहिए। एडवांटेज ऑफ पीएफएमए, पीएफएमए से बनाने से क्या फ़ायदा है? पीएफएमए बनाने का फ़ायदा है, हम पहले से हमें पता चल जाता है कि हमें इस पार्ट्स में क्या प्रॉब्लम होगी, हम कस्टमर को बेटर प्रोडक्शन दे पाएंगे, डिफेक्ट फ्री मटेरियल दे पाएंगे, रिड्यूस और एलिमिनेटेड चांस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग करेक्टिव चेंजेस, मतलब बाद में हमें कोई चेंजेस करना पड़े किसी डिफेक्ट की वजह से तो उसको हम रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं और एलिमिनेट करते हैं। अवॉइड लेट चेंजेस क्राइसिस, हम लेट बाद में, मतलब बाद में चेंजेस जो आते हैं उसको अवॉइड करते हैं। एक्सीलेंट टेक्निक फॉर प्रिवेंटिव एक्शन, मतलब हम पहले से ही हमारी सीएफटी टीम बैठ के एक्सीलेंट टेक्निक्स यूज़ कर सकती है प्रिवेंटिव एक्शन के लिए। इंटरेक्टिव प्रोसेस विच इज़ नेवर एंडिंग, मतलब एक ये ऐसा प्रोसेस है जिसका कभी भी एंड नहीं हो सकता। आईएसओ रिक्वायरमेंट, प्रोसेस फेलियर प्रोसेस एफएमए शैल कंसिडर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब इसके अंदर हम जो स्पेशल ड्राइंग के अंदर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है उसको हमें कंसीडर करना और उनके ऊपर एक्शन लेना है। एफएमए का लक्ष्य है प्रिवेंट रेदर देन डिफेक्ट डिटेक्शन, मतलब डिटेक्शन से पहले हमें उसका प्रिवेंशन करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्टेप वाइज एफएमए मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे हम एफएमए को बनाते हैं और हमें किस तरीके से स्टेप वाइज फॉलो करना है। पहला स्टेप है राइट डाउन द प्राइम इंफॉर्मेशन ऑफ पार्ट एंड प्रोसेस इन फॉर्मेट, यानी कि दोस्तों हमें इसमें क्या करना है, हमारा पार्ट का नाम क्या है, एफएमए नंबर क्या देना है, कौन से मॉडल में लगना है, कोर टीम क्या होगी हमारी, प्रोसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, किस दिन बनाया है हमने, एफएमए की ओरिजिनल डेट क्या है, कितने पेज इसमें यूज़ होंगे, ये हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें इसमें फिल करनी होती है, इसकी डिटेल चाहिए होती है। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, राइट डाउन द प्रोसेस नंबर एंड फंक्शन इन फॉर्मेट, यानी कि हम पीएफडी प्रोसेस फ्लो डायग्राम के अनुसार जो जो प्रोसेस नंबर्स, जैसे 10 में इनकमिंग इन प्रोसेस, 20 में सेकंड ऑपरेशन स्टोरेज, थर्ड में पार्टिंग एंड ब्लैंकिंग एंड पंचिंग, इस तरीके के सभी ऑपरेशनों को हम लिख लेते हैं। ये हमारा सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप है राइट डाउन द रिक्वायरमेंट ऑफ सर्टेन प्रोसेस, ट्राई टू राइट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोसेस, यानी कि हमने जो प्रोसेस लिखा, जिस प्रोसेस में हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हमें क्या उसमें लेने, किसके ऊपर हमें फेलियर्स का चेक करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, यानी कि मैंने जैसे इस स्लाइड में दिखा रखा है प्रोसेस नंबर 10 ब्लैंकिंग एंड पंचिंग, ये हमारा प्रोसेस है। उसके अंदर हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, बर्न नहीं होनी चाहिए, ब्लैंक शॉट नहीं होनी चाहिए, होल्ड आया अपनी स्पेसिफिकेशन में होना चाहिए जो हमारे साइज़ मांगे, नो डेंट एंड स्क्रैच, ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं।
इसी के साथ हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। स्टेप 4 रिवर्स वर्डिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड पोटेंशियल फेलियर्स, यानी कि जो हमें रिक्वायरमेंट है उसके विपरीत में, जैसे हमें बर नहीं चाहिए बर आ जाती है, ये फेलियर्स है। इसे हम पोटेंशियल फेलियर मोड्स कहते हैं। राइट डाउन ऑल द रिवर्स वर्डिंग रिक्वायरमेंट पोटेंशियल फेलियर मोड कॉलम। स्टेप 5 फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ इच फेलियर इन टर्म्स ऑफ NO, SI, SO, CL, EU, L and S। यानी कि मतलब NO का मतलब है नील, SO मतलब नेक्स्ट ऑपरेशन में हमें इसकी क्या प्रॉब्लम हो सकता है। इफेक्ट ऑफ नेक्स्ट ऑपरेशन, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन, कस्टमर असेंबली लाइन, इफेक्ट ऑन एंड यूजर लीगल सेफ्टीज। यानी कि मेरे जो बरा है उसकी वजह से नेक्स्ट ऑपरेशन में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कस्टमर एंड पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन मतलब नेक्स्ट ऑपरेशन या उससे अगले ऑपरेशन में क्या इफेक्ट हो सकता है उसका। तो इसी तरीके से हम FMEA के इफेक्ट का देखते हैं कि जिस जो हमारा डिफेक्ट जनरेट हुआ उस डिफेक्ट की वजह से हमें कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम कंसीडर करते हैं, इसे इफेक्ट करते हैं। सिवियरिटी की टेबल्स, ये सिवियरिटी की टेबल्स हैं। सिवियरिटी की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज़ एन असेसमेंट ऑफ द लेवल ऑफ इम्पैक्ट ऑफ फेलियर्स ऑन द कस्टमर। इसका मतलब है फेलियर का इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है कस्टमर पे। लेवल ऑफ इम्पैक्ट ऑफ फेलियर्स का कितना लेवल है जो कस्टमर को प्रॉब्लम कर रहा है। इसमें आपने देखा रैंकिंग की जो टेबल है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यानी कि 10 नंबर। हम 10 नंबर देते तो वो बहुत ज़्यादा। 10 नंबर कब देना होता है, मे एंडेजर ऑपरेटर या विदाउट वार्निंग, मतलब हमें जो प्रॉब्लम होगी वो बिना वार्निंग के होगी, मतलब बहुत ही फेलियर टू मीट सेफ्टी एंड और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, मतलब जिसकी वजह से जान और हानि की दोनों की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सेफ्टी को परे करते हुए जिस प्रॉब्लम को हमें फेस करना पड़ेगा तब हमें 10 और 9 नंबर देंगे। 8 है मेजर डिसरप्शंस। 8 हम कब देते हैं, जब हमारा पार्ट स्क्रैप कर सकते हैं, 100% स्क्रैप होगा उसमें, उसे हम 8 देंगे। जैसे 6 और 5 कब देंगे हम, जब पार्ट्स में 100% रिवर्क होगा या कुछ पोर्शन ऑफ रिवर्क होगा तब हम देंगे। 4 और 3 100%। इसी तरीके से हम सब सिवियरिटी की टेबल के अनुसार पॉइंट्स को पढ़ेंगे और डिफेक्ट का कितना इफ़ेक्ट हमारे अगले ऑपरेशन पे या कस्टमर के एंड पे इसका पड़ेगा, इसका एंड कस्टमर पे भी इसका इफ़ेक्ट कितना पड़ेगा, उसी के बेस पे हम सिवियरिटी को देंगे। मैं इन टेबल के बारे में सिवियरिटी, अकरेंस एंड डिटेक्शन की टेबल के डीप मैं एक FMEA के बारे में बताऊंगा ताकि ये समझ में आए कि हम किस तरीके से इस टेबल को यूज़ कर पाएंगे। मैं FMEA को प्रैक्टिकल में बनाऊंगा तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी ढंग से। छठा स्टेप, कैलकुलेट द सिवियरिटी ऑन बिहाफ ऑफ इंडेक्स एंड राइट डाउन इन फॉर्मेट्स। यानी कि हम डिफेक्ट की सिवियरिटी को कैलकुलेट करेंगे और इंडेक्स कॉलम में लिखेंगे कि कितना इफेक्ट है उसके बिहाफ पे। 7वां स्टेप है, राइट डाउन द पोटेंशियल फेलियर मोड ऑफ ईच फेलियर इन फॉर्मेट्स। मतलब पोटेंशियल फेलियर मोड यानी कि बर क्यों जनरेट हो रही है, कहाँ से जनरेट हो रही है, किस प्रॉब्लम, किस रीज़न की वजह से जनरेट हो रही है। मैंने इसमें दिखाया फेलियर मोड, ये आ गया मोड। मोड का मतलब है रास्ता, कहाँ से हो रही है, रीज़न, क्या रीज़न है। यानी कि जैसे मैंने बर ऑब्जर्व ऑन पार्ट, ये मेरे प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम टूल वियर आउट की वजह से हो सकती है, बर जनरेट हो जाती है टूल वियर आउट की वजह से। तो फेलियर्स मोड मतलब क्या मोड है, हमें ये कैलकुलेट करने, बहुत सारे मोड्स हो सकते हैं।
टूल की, मशीनिंग का, मैन का, मेथड का, 4 ही लाइन होते हैं। मैन क्या प्रॉब्लम कर सकता है, मेथड में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मशीन में, टूल में, मटेरियल में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। चारों रीज़न हमें इसमें लिखने हैं कि मैन की वजह से क्या है, मशीनिंग की, इंस्ट्रूमेंट की वजह से क्या है। आगे बढ़ते हैं। स्टेप राइट डाउन द करंट प्रिवेंशन मेथड इच पोटेंशियल कोज, यानी कि मैंने जो फेलियर्स मोड निकाला है उस पर प्रिवेंशन मेथड क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से ये फेलियर्स जनरेट ना हो। यानी कि टूल वियर आउट, मतलब टूल का हिस्ट्री कार्ड मेंटेन करना, टूल की मेंटेनेंस कब करनी है, टूल की लाइफ कितनी है, टूल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है, तो टूल हिस्ट्री कार्ड मेंटेन करना। FOA मतलब फर्स्ट ऑफ अप्रूवल, MO मीडियम ऑफ अप्रूवल, लास्ट ऑफ अप्रूवल। डेफिनेशन ऑफ अक्रेंस, अक्रेंस का क्या मतलब, अक्रेंस की टेबल है, अक्रेंस का कितना इफेक्ट पड़ता है। लेवल ऑफ इम्पैक्ट ऑफ फेलियर ऑन द कस्टमर, लेवल ऑफ इम्पैक्ट ऑफ फेलियर का कितना इम्पैक्ट है जो कस्टमर को पड़ता है। अक्रेंस का मतलब है कि अक्रेंस का मतलब है पार्ट पैदा कहाँ से हो रहा है, मतलब ये डिफेक्ट जनरेट कितने परसेंटेज में हो रहा है। इस टेबल का मतलब ये डिफेक्ट है कितने परसेंटेज जनरेट हो रहा है हमारे इस प्रोसेस में, जो हम प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, प्रोसेस बना रहे हैं, प्रोसेस में पार्ट को बना रहे हैं। कोई सा भी प्रोसेस होता है, रबर के लिए रबर मोल्डिंग प्रोसेस होता है, मिक्सिंग होता है, जैसे प्रेस शॉप के लिए ब्लैंकिंग, पंचिंग, इनमें हमारे कितने परसेंटेज डिफेक्ट पैदा हो रहे हैं। अब मैं इस टेबल को समझाना चाहूँगा। पहला है वेरी हाई, 100 पर 1000, मतलब 1000 में 100 से भी अधिकतर पीस रिजेक्ट हो रहे हैं, उसमें हम 10 नंबर देंगे, 10 में से 1 पीस। इनके अगर हम कैलकुलेट करेंगे इसका बहुत PPM आएगा इसका। 9 नंबर कब देंगे, 50 पर 1000, मतलब तो 1000 में 50 पीस, 20 में से 1 पीस। इसी तरीके से हम डिफेक्ट वाइज PPM कैलकुलेट करेंगे और यहाँ से हम PPM निकालना है। अगर PPM नहीं आता तो मुझे आप वीडियो के कमेंट में बताएं कि PPM को किस तरीके से निकाला जाता है और FMA के अंदर PPM का हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो मैं आपके लिए एक वीडियो अक्रेंस रेटिंग के PPM के लिए बनाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा हम अक्रेंस की रेटिंग एक्चुअल में किस तरीके से देते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्टेप 9 कैलकुलेट द अक्रेंस ऑन बिहाफ ऑफ इंडेक्स एंड राइट डाउन इन फॉर्मेट, यानी कि हमने अक्रेंस की कॉलम को ऐड किया और उसमें हम डिफेक्ट की PPM के अनुसार से कैलकुलेट करेंगे कितना हमारा अक्रेंस की रेटिंग होनी चाहिए और राइट डाउन करेंगे। राइट डाउन द कंट्रोल डिटेक्शन इच पोटेंशियल कोज। कंट्रोल डिटेक्शन मतलब हमने कंट्रोल प्रिवेंशन ले लिया, अब कंट्रोल डिटेक्शन। कंट्रोल डिटेक्शन का मतलब हम तुरंत उसके लिए क्या हमारे डिटेक्शन कंट्रोल होंगे। जैसे इंस्पेक्शन में क्या है, सैम्पलिंग इंस्पेक्शन क्या कर रहे हैं, विजुअल कितनी कर रहे हैं, हमारी इन प्रोसेस इंस्पेक्शन की फ्रीक्वेंसी क्या है, और फर्स्ट पीस अप्रूवल, इन सब को हम राइट डाउन करेंगे। या कुछ और एडिशन जो हम उसमें कर रहे हैं, गेजेस बना दिए हैं, गेजेस से चेक कर रहे हैं, ऑपरेटर 100% चेक कर रहा है, तो वो हम इसमें राइट डाउन करेंगे। डेफिनेशन ऑफ डिटेक्शन, हाउ विल द प्रोडक्ट और प्रोसेस कंट्रोल डिटेक्ट द कॉज ऑफ फेलियर, यानी कि फेलियर के कारण को कंट्रोल करना प्रोडक्ट एंड प्रोसेस में। प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, प्रोडक्ट का मतलब पार्ट एंड प्रोसेस का मतलब किस प्रोसेस में हम पार्ट्स को चला रहे हैं। डिटेक्शन की रैंकिंग टेबल, अब मैं बताऊंगा कि डिटेक्शन की रैंकिंग कैसे दी जाती है। 10 मतलब हमारे पास कोई भी प्रिवेंशन कंट्रोल या कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह तो 10 नंबर हम देंगे, मतलब हम उसको पकड़ ही नहीं सकते, डिटेक्ट ही नहीं कर सकते उस डिफेक्ट्स को, तो 10 नंबर देंगे।
9 नंबर वेरी रिमोट, मतलब बहुत कम चांस है कि हम एक दो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, हमें ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने, रैंडम इंस्पेक्शन यूज़ कर रहे हैं, तब हम 9 नंबर देंगे। 8 नंबर रिमोट, मतलब उसमें हमने कुछ और टेक्टाइल और विजुअल इंस्पेक्शन बढ़ा दिया, तब हम 8 नंबर देंगे। 7 नंबर का मतलब है हम विजुअल इंस्पेक्शन जहाँ पर हम करते हैं 100% विजुअल इंस्पेक्शन गेज यूज़ कर रहे हैं, तो हम 7 नंबर देंगे। 6 नंबर हमने इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर दिए, गो गेज, नो गेज और इंस्ट्रूमेंट, वेरिएबल इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ कर दिए, तब हम 6 नंबर देंगे। 5 नंबर में हमने कुछ और लाइट्स बजर वगैरह यूज़ कर दिए, तो 5 नंबर देंगे। इसी तरीके से हम 4 3 2 1 हम बोका योका इनबिल्ड करते जाएंगे, या कोई ऑटोमेटिक कंट्रोल्स इसमें लगाएंगे, तो 4 3 2 1 पे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्टेप 11 कैलकुलेट द बिहाफ ऑफ इंडेक्स एंड राइट डाउन इन फॉर्मेट्स, यानी कि हम इस रैंकिंग टेबल के अनुसार हमने डिटेक्शन की रैंकिंग निकालनी और डिटेक्शन के कॉलम में ऐड करनी है। 12 नंबर आरपीएन, सिवियरिटी इंटू अकरेंस इंटू डिटेक्शन। आरपीएन का मतलब रिस्क प्रायोरिटी नंबर। रिस्क प्रायोरिटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिवियरिटी और अकरेंस इंटू डिटेक्शन, इन तीनों को गुणा करके हम मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती है उसे आरपीएन कहते हैं, रिस्क प्रायोरिटी नंबर। आरपीएन इज आउट ऑफ टारगेट on that case recommended action to be taken to reduce the RPN। इसका इस स्लाइड में मैंने ये दिखाने की कोशिश करी है, अगर हमने RPN का कोई टारगेट डिफाइन किया है तो उस पर हमें एक्शन लेना है, रिकमेंडेड एक्शन, और उसको रिड्यूस करने, RPN की वैल्यू को रिड्यूस करना है। या फिर हमने कोई क्राइटेरिया बना रखा है आरपीएन की हाईएस्ट, जैसे हमने एआईजी मैनुअल के अनुसार टॉप 3 आरपीएन या टॉप 1 आरपीएन पे काम करना है, उसे रिड्यूस करना है, तब हम उस पर रिकमेंडेड एक्शन लेंगे। रिकमेंडेड एक्शन लेने के लिए हमें इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टारगेट डेट डिफाइन करनी है कि कौन बंदा काम करेगा और कब तक करेगा। After you implement the recommended action, again calculate the severity on behalf of index, मतलब दोबारा हम severity, occurrence या detection को कैलकुलेट करेंगे, डिटेक्शन को भी कैलकुलेट करेंगे, दोबारा हम आरपीएन निकालेंगे, सेवर्टी, occurrence एंड डिटेक्शन रिकमेंडेड एक्शन के बिहाफ पे। तो फोकस पॉइंट आरपीएन हम सिवियरिटी की टेबल मैंने इसमें दिखाया गया है एआईजी मैनुअल 4 के अनुसार कि हमें किस पे काम करना है। अगर कस्टमर ने 100 आरपीएन की वैल्यू डिसाइड करी तो हमें 100 पे काम करना है, नहीं तो मैंने ये टेबल दिखा रही कि इसमें 2 हैं आइटम ए और बी, जिसमें सिवियरिटी 9 दे रखी है, एक में सिवियरिटी 7 दे रखी है, अकरेंस 2 एंड अकरेंस 4, डिटेक्शन 5 एंड 4। पेन एक की वैल्यू 90 आ रही है, ए की वैल्यू 90 आ रही है और बी की वैल्यू 112। अब हमें किस पे काम करना है? अकॉर्डिंग टू हायर आरपीएन वैल्यू पे काम करना चाहिए, लेकिन हमारी जो मैनुअल के अनुसार है उसमें लिखा है जिसकी सेवेरिटी हाई होगी उस पे हमें काम करना। फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमें उसे रखना जिसकी सेवेरिटी ज़्यादा है। सेवेरिटी ज़्यादा मतलब वो हमारे लिए बहुत सीरियस है। तो जिस एक की हमारी 79 है तो हमें पहले 90 आरपीएन पे काम करना होगा, उस पर हमें कंट्रोल करने होंगे, डिटेक्शन पे भी और अकरेंस पे भी। फोकस पॉइंट 2, टू रिड्यूस सिवियरिटी रैंकिंग। सिवियरिटी रैंकिंग को कैसे रिड्यूस करते हैं? ओनली अ डिज़ाइन और प्रोसेस रिवीजन कैन ब्रिंग अबाउट रिडक्शन इन द सिवियरिटी। कैसे हम सिवियरिटी को कम कर सकते हैं? डिज़ाइनिंग को देख के या प्रोसेस को रिवाइज करके, प्रोसेस में हम कुछ चेंजेस करके हम सिवियरिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। टू रिड्यूस अकरेंस रैंकिंग। अकरेंस रैंकिंग को कैसे रिवाइज कर सकते हैं? रिड्यूस द रैंकिंग ऑफ अकरेंस प्रोसेस एंड डिज़ाइन रिवाइज में भी रिक्वायर्ड। यानी कि हम
अपने जो पार्ट्स होते हैं वो प्रोसेस में कितने परसेंटेज डिफेक्ट हो रहा है, प्रोसेस में कंट्रोल करके हम अकरेंस रैंकिंग को कम कर सकते हैं। डिफेक्ट की परसेंटेज जितनी ज़्यादा कम होगी, हमारी रैंकिंग, अकरेंस रैंकिंग उतनी ही कम होगी। हम इस पर काम कर सकते हैं। डिटेक्शन में रैंकिंग का मॉडिफाई प्रोसेस फ्लो डायग्राम, फ्लो लेआउट, वर्क इंस्ट्रक्शन और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान। डिटेक्शन में काम करने के लिए हमारे पास बहुत हैं चीज़ें हैं, जैसे हमने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मशीन की मेंटेनेंस करा दी तो हम डिटेक्शन रैंकिंग को कम कर सकते हैं। इक्विपमेंट, कोई इंस्ट्रूमेंट हमने इंक्रीज़ कर दिया, इंस्ट्रूमेंट बढ़ा दिया, ये मॉडिफाई डिटेक्शन डिवाइस में हमने कुछ मॉडिफाई कर दिया, इस तरीके से हम डिटेक्शन की रैंकिंग को कम कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ FMEA का चैप्टर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें। मैं इसी तरीके से क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा और आपके सहयोग के द्वारा बढ़िया वर्क करूँगा और अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा।